थाईलैंड आप फैमिली के साथ हाँ। लेकिन कोई भी अगर बंदा कहता है कि थाईलैंड जा रहा हूँ, बैंकॉक जा रहा हूँ, तो लोग के माइंड में रॉन्ग क्लिक करता है। एंड जो भी लोग हैं वो गलत एंड अश्लील चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में विदाउट वीजा भी अलाउ करते हैं या अराइवल पे वीजा मांगते हैं। वो कौन सी कंट्री? इंडिया। अब हमें पता है कि भाई हमें 2000 रुपए का हमारा बजट है, तो उस 2000 रुपए में आपका जो पूरा प्लान बनता है उसमें जो एफर्ट लगते हैं, या ट्रेन का रिजर्वेशन विल कॉस्ट अराउंड 300। हम एक काम करते हैं, हम जनरल पे चल देते हैं, इसमें 70 रुपए हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। तो वो वाला जो पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत सेटिस्फेक्शन की होती है। अच्छा, उसको ये भी था कि बीकानेर में सेंटर नहीं है, तो आपको घूमने के लिए, एग्जाम देने के लिए फिर से बाहर जाना पड़ेगा। तो हमें जोधपुर जाना था, तो हम जोधपुर गए एंड यू वोंट बिलीव कि वो सारी मेंटल मेरी एक्टिविटीज की वजह से दिमाग मेरा इतना शार्प हो गया था। आई क्लियर्ड माय एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ 6 पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको लाइफ एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस करनी है, उसके लिए आपको ये वाली एक एबिलिटी की दुनिया देखनी पड़ेगी। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। घूमने का शौक किसे नहीं होता। अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं एंड इंडिया में अलग अलग जगह विजिट करना चाहते हैं और इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ब्रिज किशोर किराड़ू जी मौजूद है, जो आपको इंटरनेशनल एंड इंडियन ट्रिप के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देंगे। क्या बजट आता है, क्या कॉस्टिंग आती है, वहाँ के कल्चर के बारे में, और आगे इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे। ब्रिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। तो ब्रिज जी, ये आपका जो सफर का शौक है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो इसके पीछे ना मतलब थोड़ी कहानी है। तो होता क्या था कि मतलब जब तक मैं 12th में था, ऐसा होता था कि अंधेरा होने से पहले हम लोग या तो सो जाते थे या हम गेट के पास भी नहीं रहते थे। तो बड़ा कन्फाइंड सा सिस्टम था और वो नेचुरली था, कोई फोर्सफुली कुछ ऐसा नहीं था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम कॉलेज में गए, तो मैं फर्स्ट ईयर, मेरे को याद है मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, मैं कॉलेज में गया, तो मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो सेम एज के हैं, इतने सारे लोग हैं और बिना ड्रेस के हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो काफी मतलब फैसिनेटिंग चीज है कि आप मतलब ऐसे भी घूम सकते हो, बिना यूनिफॉर्म के भी आप बाहर इतने सारे लोगों को जा सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सा शहर था हमारा उस टाइम पे, बीकानेर जो है, तो काफी ओपन कल्चर भी नहीं है वहां पे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब कॉलेज स्टार्ट हुई, फिर जब मेरे को ये लगा कि यार ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, तो आपके ना माइंड में एक वो होता है, एक सेंस आ जाता है कि आपको कौन सी चीज हिट कर रही है, जिससे यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी सॉर्टेड। आपको लगता है कि नहीं यार, ये करने से यू विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो फिर मेरे को क्या लगा कि मैं धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट किया मैंने। तो मेरा पहला जो ट्रिप था कॉलेज के दोस्तों के साथ में, वो था कश्मीर का। तो मेरे स्कूल के और कॉलेज के दोस्त थे, हमने बहुत जद्दोजहद से एक ट्रिप का प्लान बनाया। बाय ट्रेन गए थे हम लोग, क्योंकि फ्लाइट तो उस टाइम पे मतलब आप सोचो कि हमारे उसमें सपने में भी नहीं आती थी। नहीं, बाय ट्रेन या बाय बस लोग जाते हैं। हाँ, हम छत पे सोते थे, तो कभी कभार प्लेन देख लिया, तो बस उतना ही प्लेन देखा होता था हमने। तो ट्रेन से हम लोग गए और कश्मीर पहुंचे। मतलब वो दिन था ऐसा, जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ बीकानेर में, या जो भी मेरा कॉलेज स्कूल है, मेरा एक लाइफ का उस दिन टारगेट सेट हो गया था कि मेरे को बीकानेर से बाहर आना है। मतलब मेरे होम टाउन से, होम सिकनेस, पेरेंट्स और उस चीज से, वो दिन था कश्मीर का ट्रिप। जब मैं करके वापस आया था, मैंने डिसाइड किया कि मैं घर से बस बाहर रहूंगा, मतलब चाहे कैसे भी रहूं, आई कैन मैनेज, बट मैं घर से बाहर रहूंगा, थोड़ा अपने दायरे से बाहर निकलना, मैं थोड़ा अपना कंफर्ट जोन और उससे बाहर निकलना है मेरे को, क्योंकि दुनिया वो वाली ज्यादा बेटर है जो हम घर पे बैठ के देखते हैं उससे। अब होता क्या है कि कश्मीर का ट्रिप मैं करके आया, फिर मैंने को अब वो फिर से कुछ फिर से जाना है। तो फिर थोड़े दिन बाद में जयपुर का ट्रिप किया, वही गली के दोस्तों। अब उस टाइम पे क्या है ना, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे उतनी ओपन नहीं होती है, मतलब आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है फैमिली पे या
दोस्तों पे, मतलब बोरो कर लिया। तो वो क्या रहता है कि जब पेरेंट्स ने जितना दे दिया, अब हमें पता है कि भाई हमें 2,000 रुपए का हमारा बजट है, तो उस 2,000 रुपए में आपका जो पूरा प्लान बनता है ना, उसमें जो एफर्ट लगते हैं कि यार ट्रेन का रिजर्वेशन विल कॉस्ट अराउंड 300, हम एक काम करते हैं, हम जनरल में चल देते हैं, इसमें 70 रुपए में हो सेविंग्स हो जाएगी, जाएगी। सेविंग हो जाएगी। Right. तो वो वाला जो पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फैक्टरी होती है माइंड के लिए, क्योंकि आप अपना दिमाग अप्लाई करके कुछ अचीव कर रहे होते हो, विच इज द बेस्ट थिंग दैट एनीबडी कैन एक्सपीरियंस। अब उसके बाद में फिर हम जयपुर गए, फिर हमने जयपुर में बहुत घूमा। अच्छा, हम उस टाइम पे क्या है ना, जब जाते थे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 2 दिन में वीकेंड पे करना है या 2 दिन में पूरा करना है। हम क्या करते थे, हम जाते थे, हम 7-7 दिन 10-10 दिन जा रहे, क्योंकि कॉलेज बंक करते थे और फिर जाते थे। तो 10 दिन वहां पे जब आप कश्मीर में रहे हो, मैं रहा हूँ 2014 में, 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मैं 11 दिन कश्मीर में रहा हूँ। यस। तो वहां पे बहुत ही मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमने जो सपनों में और जो फिल्मों में देखा था उस टाइम पे कि कैसा होता है कश्मीर, वो मेरा एक्सपीरियंस था। वहां से मेरी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है, मतलब हम शब्दों में उसको नहीं बोल पाएंगे कि वो कितनी सुंदर जगह है। मतलब उसका हर पार्ट अपनी एक स्पेसिफिकेशन रखता है। आप डल लेक के चारों तरफ घूमोगे तो एक अलग एक्सपीरियंस है, आप गुलमर्ग सोनमर्ग जाओगे तो एक अलग एक्सपीरियंस है, आप लद्दाख और कश्मीर का जो बॉर्डर है उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो सारी सीनिक व्यूज है वहां पे। कॉलेज टाइम में 10 डेज रुकना तो काफी खर्चा आ गया होगा आप लोगों को, कैसे मैं मैनेज बता रहा हूँ ना खर्चा कैसे मैनेज हुआ। अब हम लोग ले लेके गए थे 3500 रुपए, मुझे याद है, पर हेड 3500 रुपए, एक्सक्लूडिंग ट्रेन का टिकट, वो हमने किसी से करवा लिया था। तो अब ट्रेन के टिकट के बाद में वहां पे होटल लेना है, तो होटल तो आप मान के चलो कि उस टाइम पे भी 500-700 रुपए पर बंदा मिनिमम से मिनिमम एक दिन का आएगा, और 10 दिन रुकना है तो 5-7 हजार रुपए तो यही हो गए। तो हमने क्या किया, मतलब हमारा 10 बाई 10 का एक कमरा था, वहां पे किसी का गेस्ट हाउस था, हम वहां पे अपना 7 लोग थे, एक ही रूम में रुक गए। इतनी ठंड होती थी वहां पे, तो हम एक ही रूम में रुक गए सारे जने। उस रूम का हमने टोटल 10 दिनों का दिया 3500 रुपए। टोटल मतलब सबका मिला के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, जैसे आप है ना, मतलब एक इंसान के शकल से दिख जाता है या उसके थॉट प्रोसेस से, उसकी बातों से समझ में आ जाता है कि यार उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है या वो बस वैसे ही नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करने का वो कर रहा है। तो हमारा ना जेन्युइन फेस था उस टाइम, छोटे छोटे कॉलेज में थे, तो सारी ऐसे ही थे, हम ऐसे शकल बना के उसके पास गए कि सर देखो ऐसा ऐसा सीन है, हमें घूमना है। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ जो खाने की कॉस्ट आएगी तुम 7 लोगों की, वो मैं पूरा आपसे दूंगी, बाकी आप यहाँ पे रहो, आपका ये रूम है, आपको जो फैसिलिटी। तो मेरे को समझ में आया कि यार हम तो घर में तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिला ही नहीं कभी, मतलब कभी इधर से मम्मी को डांट रही है, उधर से कोई डांट रहा है, हम कुछ भी गलती कर रहे हैं, वो कभी चप्पल पहन के नहीं घूम रहे तो डांट पड़ रही है। जो वहां की लाइफ सब देखी, दैट इज द मोमेंट जब मुझे ये समझ में आया कि भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बट वो शॉर्ट टर्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक आपका रहता है। इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब आप देखोगे लोग साल में 2 बार 3 बार 10 दिन 15 दिन की छुट्टियां लेते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको छुट्टियां नहीं मिलती है या आप कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो, बट वो इसलिए है कि आपके माइंड को उतना ही ब्रेक चाहिए, बिल्कुल, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अदर देन योर वर्ल्ड। तो वो सीखा मैंने वहां से, और वो वहां से मेरी जो एक कहते हैं ना कि एक शौक, एक पैशन मेरा घूमने का, नए लोगों से मिलने का, वो स्टार्ट। उससे पहले तक कोई आइडिया नहीं था आपको? उसके पहले तक मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मेरे बीकानेर के मैं किस चौक में मैं रहता हूँ, मुझे वो भी आइडिया नहीं था क्योंकि हम घर से बाहर निकले ही नहीं थे। मतलब अब टिल 12th तक मेरे को याद है कि मेरी दादी मेरे को स्कूल छोड़ने जाती थी, दादी मेरे को स्कूल से लेने आती थी, और हम उसके आगे पीछे आपको तो कुछ नहीं पता। परिंदा उड़ चुका था, परिंदा उड़ने की कोशिश कर चुका था, क्योंकि परिंदे को बाहर की दुनिया एक टेस्ट मिल गया था बस। बिल्कुल। तो जयपुर ट्रिप के बाद फिर आपका आगे का सफर कैसा रहा? तो जयपुर ट्रिप के बाद में फिर मुझे ये समझ आया कि यार देखो, अगर मैं खाली घूमने के लिए बार बार बोलूंगा ना
कि मुझे खाली घूमने जाना है, तो मुझे कोई जाने नहीं देगा बार बार। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर कॉलेज खत्म होते होते, अच्छा, आई हैव बीन अ वेरी बैड स्टूडेंट इन अप टिल 12th। मेरे 10th में अप्रोक्सीमेटली 45-46% है, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। फिर उसके बाद में 12th में 48-50% तक है। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, जब मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, ये सब स्टार्ट हुआ, मेरे इवेंचुअली 74% आए बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 80%, थर्ड ईयर में मेरा 82%। तो मेरा एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75-76% कहीं ना था। कहीं माइंड में आगे तो कुछ Exactly. करके यहाँ से निकलना है। कुछ करके यहाँ से निकलना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको ये ग्रेजुएशन वाला जो पीरियड है, उसमें आपको अच्छी पढ़ाई करके, और तभी आप आगे जा पाओगे, नहीं तो लोग आपको डफर ही समझेंगे, कि आपको लायक ही नहीं समझेंगे। तो मैंने फिर वही अच्छा, उसका एक और रीजन है, क्योंकि मैंने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा दिमाग, आई फील कि उस टाइम पे थोड़ा सा शार्प होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैं लोगों से मिल रहा था। जो मेरे वो 45-50% वाली जो सीन थे, वो अब धीरे धीरे ओवरकम कर रहा था मैं, और 72-80% पे आ रहे थे। वो सिर्फ मेरे को लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचने लग जाते हो, और वहीं से आपको आता है पढ़ाई। इससे पहले आपको लग रहा था यही रहना, यही करना, जो है चल रहा है बस, ठीक है। बट उसके बाद फिर मेरा जयपुर में जब जाके आया, तो मैंने कहा कि मैं, मतलब मेरी जो विश थी कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा। अच्छा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैं बीकानेर में ऐसे ही बाइक पे किसी दोस्त के साथ घूम रहा था, तो घूमते घूमते हमने एक बोर्ड पे देखा कि कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करें, और मन चाही जॉब चाहे दिल्ली में, गुड़गांव में, ऐसा टाइप्स। तो मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे, मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा भाई ये CS जो भी होता है ना, यही करना है, यही हमें यही हमें पार लगाएगा, ये हमें बीकानेर से बाहर निकालेगा। अच्छा, वो भी उसकी भी सेम थॉट प्रोसेस थी। तो हम दोनों ने फिर एक जगह पे, वहां पे ट्यूशन ज्यादा होती नहीं थी, हमने कहीं फाइंड आउट किया, फिर हमने ट्यूशन करी। आप मानोगे नहीं, इट्स वेरी रेयर केस जहां पे आप CS का एग्जाम, एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता था, वहां पे हम जोधपुर जाके एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी था कि बीकानेर में सेंटर नहीं है, तो आपको घूमने के लिए, एग्जाम देने के लिए फिर से बाहर जाना पड़ेगा। तो हमें जोधपुर जाना था, तो हम जोधपुर गए, एंड यू वोंट बिलीव कि वो सारी मेंटल मेरी एक्टिविटीज की वजह से दिमाग मेरा इतना शार्प हो गया था। आई क्लियर्ड माय एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ 6 पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब विदाउट गोइंग टू एनी बिग इंस्टीट्यूशन फॉर एनी स्टडी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 6 के 6 पेपर, जो मैंने खुद ने कभी नहीं सोचे थे कि हो जाएंगे। बट क्योंकि आप किसी चीज को जब करने लग जाते हो, और आपको पता होता है कि आपको वो चाहिए, यही एक आखिरी रास्ता बाहर निकलने का। तो हम जोधपुर में हमारे एग्जाम होते थे, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, ऐसा भी नहीं है, पढ़े थे, मैं रात भर पढ़ता था। फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब प्रोफेशनल्स की, मतलब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी, अब उसके लिए जयपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में रह चुका था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां पे जयपुर में। तो वहां पे फिर जयपुर गए। अच्छा, फाइनेंशियली आप एक उस टाइम पे ना, ऑलमोस्ट हम सारे लोग ही एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड होते थे, कि ऐसा नहीं है आप बड़ी स्कूल में जाओ, भरो लाख रुपए फीस भरो, 5,000 रुपए महीना खर्चा करो। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड उस टाइम पे चीजें होती थी, हम उसी में क्या करते थे, हमें सब मैनेज करना होता था। तो मैं जयपुर गया, हमने, पापा मेरे काफी फ्रेंड्स हैं उनके, तो उन्होंने एक दिन को बोला कि यार ये ऐसा ऐसा आएगा, उनका घर था वहां पे, मैं वहां पे गया, मैं वहां पे रहा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन हो गया। अब आपका खर्चा सिर्फ खाने का और ट्रैवल का हो गया, ट्यूशन तक का। तो वहां पे एक बस चलती थी छोटी वाली, मैं उसमें चढ़ के सुबह सुबह बाहर ही चाय पी के, 5 रुपए की चाय मिलती थी, ट्यूशन जा रहा हूँ, हम पढ़ के वापस आ रहे हैं, वहां पे ट्यूशन के लोगों के साथ ट्रिप हो रहे हैं विद इन जयपुर। तो मतलब मेरे को ना वो ट्रैक मिल गया था, मतलब वो, अब आप मान के चलो कि वो मेरा पैशन फॉर पढ़ाई था, करियर था, या ट्रेवल था, मुझे नहीं पता। बट वो ट्रेवल और पढ़ाई मेरी जो है, और मेरा जो करियर पाथ है, वो दोनों बहुत ही पैरेलल चलने लग गए, और मतलब कहीं रुके नहीं। उसके बाद में फिर जयपुर में मैंने पढ़ाई करी 1 साल तक, फिर मेरा फाइनल एग्जाम्स भी क्लियर हुए। फिर अच्छा, वहां पे आपको जब एग्जाम्स पास हो जाते हैं, फिर आपके ट्रेनिंग के लिए भी, तो बीकानेर में तो है नहीं कोई ट्रेनिंग, तो फिर अगेन बाहर जाना है। अच्छा, मैं इतना अच्छा कर रहा था उस टाइम पे पढ़ाई में,
तो पापा और मम्मी जो है वो जैसे तैसे करके उनको लगता था यार ये सही ट्रैक पे जा रहा है, पढ़ अच्छा रहा है, क्योंकि सब लोग बताते थे इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग दैट ही इज डूइंग। अब वो और रिसोर्स जोड़ने लगे कि भाई तू जा बाहर ट्रेनिंग कर ले। तो उस टाइम पे ओएनजीसी में पापा ने बात बात करके, और फिर एक बार आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, फिर आप उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तब तो आप राइट ट्रैक पे हो। फिर अगेन तो मेरे को उन्होंने ओएनजीसी में ट्रेनिंग लगवाई, वो दिल्ली में हुई, फिर मैं हॉस्टल में रहा। तो ऐसे करके नए लोगों से मिलना वो सब स्टार्ट हो गया। हॉस्टल मैंने ट्रेनिंग करी है 15 महीने की। फिर ओएनजीसी में मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम शायद किसी सीएस की ट्रेनिंग 15 महीने से 24 महीने हुई। वो मेरे को एब्जॉर्ब करना चाहते थे, बट उनके क्योंकि गवर्नमेंट के रूल से तो वो कर नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने ट्रेनिंग एक्सटेंड करी थी मेरी। फिर देन तो फिर मैं दिल्ली में ही हो गया। उसके बाद से 2012 की बात है मेरी, 2012 21 अगस्त की बात है जब मेरी ट्रेनिंग लगी थी। अच्छा, अब क्योंकि मेरी दादी का मेरे से ना बहुत, मतलब थोड़ा ऑफ ट्रैक है बट हाँ, मेरी दादी का मेरे से ना बहुत ज्यादा कनेक्ट था। तो मैं जब घर से बाहर आया ना, तो अब वैसे तो उनको डायबिटीज बहुत आई था, वो खाती थी भयंकर, मतलब कभी बीमार नहीं पड़ी, बट एक्टिव बहुत थी। लेकिन क्योंकि मैं बाहर आ गया था, तो मुझे लगता है कि उनको लगा कि यार ये तो बाहर जा रहा है यार, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो वो बीमार हो गई बहुत ज्यादा। मेरे को 2 दिन के बाद ही मतलब 19 अगस्त को बीकानेर जाना पड़ा, और शायद 21 अगस्त को सीधा और पास्ट। तो मेरे को ये लगा कि अच्छा, वो जब गई है तो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स मेरे को देके वो गई है कि मतलब आज तक मतलब गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो क्या ब्लेसिंग्स थी जो मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब जो भी मैंने करा है, जो भी मेरे को सामने रास्ता दिखा, वो मेरे को लगता है वो उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी। और कुछ मेरे को नहीं, क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं। इट इज जस्ट दैट फॉर्चुनेट पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ। वो मेरी एक दादी थी, उनकी वजह से जो है। हाँ, तो वहीं से फिर मेरा स्टार्ट हुआ। बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत जरूरी होती है। जरूरी है। आप मतलब आप खाली मेहनत करके, और मतलब कहते हैं ना कि पैशनेट होकर के उनसे कुछ नहीं होता है। आपका सोल किसी ना किसी ऐसे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो आपको एक रास्ता अपने आप दिखाते हैं। मतलब आई ऑब्वियसली कांट सी हर कि वो कहाँ पे है, बट जो मुझे, अच्छा मेरे कभी कोई काम रुकते नहीं है, तो मुझे लगता है कि वही है उनकी जो ब्लेसिंग्स है चल रहा है, और सारी चीजें खुद ब खुद होती जाती है। वही वही चल रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहूँ कि आपके पैशन ने आपके करियर को सेटल कर दिया। यस यस यस, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब यस, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव थे दोनों चीजें, और ऐसा ही हुआ। और अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि वो एक टाइम के बाद में रुक गया कहीं पे। वो फिर दिल्ली में ट्रेनिंग हुई, दिल्ली में ही फिर मैं रहने लग गया, पटेल नगर में हॉस्टल में रहता था मैं। तो वहां से फिर हम, अच्छा अब जब दिल्ली तक आ गए हैं, तो अब आगे भी घूमना है। तो दिल्ली से कभी हम ताजमहल जा रहे हैं। मतलब वो जो लाइफ होती है आपकी, हॉस्टल वाली जो लाइफ होती है ना, उसमें आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये बहुत परे होता है आपकी नॉर्मल लाइफ से। आपका जो हैप्पीनेस होती है उस टाइम पे आपकी टॉप पे होती है, इन सब चीजों से परे। और लाइफ में अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो पेरेंट्स भी कोई रेस्ट्रिक्शंस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते। मेरे पेरेंट्स जो है वो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जब से ये सीएस वाला जो स्टार्ट हुआ, फिर मैंने लॉ भी करी, तो ऐसा कभी नहीं रहा, चाहे कोई भी सिचुएशन होगी मेरे फैमिली में, बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मतलब मैं पैसों की वजह से या कोई रिस्ट्रिक्शन की वजह से या किसी और चीज की वजह से मैं जो करना है, ठीक है प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपकी पूरा, हम कोई हाँ टाटा बिरला तो हम शुरू से है नहीं। तो वो जैसे तैसे मैनेज हुआ, वो सब हुआ, लेकिन वो तभी हो पाता है जब लाइफ में आपके थोड़ा स्ट्रगल भी जरूरी है। जैसे आपने कश्मीर वाले ट्रिप का बताया, Yes, yes. तो ये चीजें बहुत कुछ हमें मैनेज करना Correct, सिखाती है correct, डिफरेंट correct. सिचुएशंस में। करेक्ट करेक्ट, उससे आपका मेंटल जो हेल्थ है और जो मेंटल सोचने की जो एबिलिटी है, इजीली आपको सारी चीजें मिल जाए तो वैल्यू ही नहीं कोई वैल्यू नहीं करेंगे ना, फिर क्या वैल्यू करेंगे उस चीज का। फिर अभी कोई काम है तो फिर तो जाते आप राजस्थान के बीकानेर से हैं, राइट? Yes. तो वहाँ के लोग काफी बिहेवियर वाइज गुड होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं। हाँ। और दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस देखते हैं? लाइक फ्रेंडशिप भी कई लोग, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना मतलब के आपसे फ्रेंडशिप रखते हैं, करते तो वो क्या डिफरेंसेस देखते हैं आप? तो
मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जो छोटे शहर में जो आपका एक फ्रेंड सर्कल बनता है या जो रिलेटिव्स होते हैं इवन वहां पे, वो आपके साथ है ना दिल से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास में कुछ ऐसा खोने के लिए होता है या पाने के लिए होता है मुझसे, ना मेरे पास उनके साथ कुछ खोने या पाने के लिए होता है। तो वो दोनों म्यूचुअल चलता है। वहां पे एक इंसानियत आपकी आपके दिमाग में और सामने वाले के दिमाग में रहती है। लेकिन होता क्या है कि आप धीरे 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 अगर उसी कंफर्ट जोन में ही रह रहे हो तो फिर आप ग्रोथ के साइड पे नहीं देख पाओगे। बिल्कुल आपको अगर ग्रोथ के साइड पे देखना है अपने दायरे से तो अपना कंफर्ट जोन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो चाहे आपके अपने लोग हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे बीकानेर वाले लोग हैं, चाहे जयपुर वाले लोग हैं, आपको वो छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा आप मिस करते हो? मैं बीकानेर की मतलब वैसे कहो तो मतलब ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस बीकानेर में लोकली रह करके कुछ चीजें नहीं करी है, बट हाँ जैसे हम हर संडे को क्रिकेट खेलते थे वहां पे। अच्छा, उस क्रिकेट खेलने के लिए जो 40 रुपए की बॉल है उसमें आप 10 जने 4-4 रुपए इकट्ठे करके वो बॉल ला रहे हो, ठीक है। तो मेरे को वो बहुत मिस करता हूँ मैं, क्योंकि उस जैसा ना कुछ है नहीं। मतलब आप आज कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, वो वाला जो सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं आता। जब लाइफ ज्यादा इजी हो जाती तो मजा नहीं फिर आता। मजा नहीं आता है। फिर आपको लगता है कि यार ठीक है ये तो मिल ही रहा था। अच्छा, आप 10 चीजें और देख लेते हो कि आपको ये तो उस टाइम फोन भी नहीं होते थे, तो आप बिना फोन के लाइफ जी रहे हो, बहुत ही सही। लेकिन उसके बाद जब मैं जयपुर गया, फिर दिल्ली आया, फिर अभी गुड़गांव में हूँ, तो जो डिफरेंस मुझे लगता है कि वहां के सारे लोग हैं वो एज आपकी फैमिली है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब दोस्त है तो वो कोई दूसरा है, वो आपकी फैमिली है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स की तरह ही आपके साथ बिहेव कर रहा है विदाउट सेकंड थॉट इन माइंड। यहाँ पे जब आप आते हो तो फर्क ये हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, सामने वाले को सेम उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो अपना वो सोचेगा, मैं मेरा यहाँ सोचूंगा। वहां पे क्या होता था, मेरे लिए क्या सही है वो सामने वाला भी कहीं ना कहीं सोच रहा होता। एग्जैक्टली ये एक जो डिफरेंस होता है ये आपको बाय द टाइम चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि अगर आपको बाहर निकलना है तो आप घर पे रहो, आप वही लाइफ जियो वहीं पे, लेकिन स्पैम्पर कर रहे हैं उतने में ही रहो। बट अगर आपको लाइफ एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस करनी है उसके लिए आपको ये वाली एक एबिलिटी बाहर की चाहिए, दुनिया देखनी पड़ेगी। और आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ करे, आपको हमेशा सही बताए, आपको बोले कि भाई आप जो कर रहे हो वो कोई और कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली आपको ये जो पैम्पर्डनेस होती है, ये जो थोथला जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप कहीं गलत कर रहे हो तो वो आपको बेझिझक बताए यस। तो एक उसके ऊपर वो भी है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक नियरे राखिए का मतलब होता है जो आपकी निंदा कर रहे हैं उसको आप अपने पास रखो, वो आपकी कमियां हटाएगा और आपको सही पाथ पे वही लेके जाएगा। पेनफुल होता है वो पाथ, लेकिन सही वही होता है। बेसिकली मैं भी जमशेदपुर से हूँ और 4 साल मुझे भी यहाँ पे हो गए गुड़गांव में, तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ, छोटी छोटी चीजें काफी मिस करती हूँ। जैसे जब मैं वहां से आती हूँ तो सबको पता चल जाता है कि आज मैं वापस जा रही हूँ, तो सारे लोग अपने मतलब मेरे जो घर के आसपास लोग हैं अपने अपने बालकनी में खड़े हो जाते हैं, मतलब एक जमावाड़ा लग जाता है कि जा रही है एंड सारे लोग बाय करते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ से अगर मैं मायके जा रही हूँ तो शायद नेबर में भी किसी को पता ना हो कि मैं नहीं हूँ तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में रह रहे हर लोग मिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मिस करता हूँ, बट क्योंकि मेरा पैशन थोड़ा इस साइड में ज्यादा है कि आई डोंट वांट टू बी इन कंफर्ट जोन कभी भी। मेरे को हमेशा से डिस्कम्फर्ट में नई चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, मजा आता है, अपने आप को थोड़ा पुश करने में मजा आता है, तो मैं उस पर फोकस करता। तो आगे की जर्नी पे अगर बात करें तो इंडिया में आपने और कहाँ कहाँ घुमा है? देखो इंडिया में फिर मैंने स्टार्ट किया ताजमहल, मतलब यूपी में जो भी हमारे ताजमहल है, आगरा है, बनारस है, मथुरा, वृंदावन, क्योंकि उस टाइम पे बजट इतना ही होता था तो हम दिल्ली से मथुरा ही जा पाते थे या आगरा ही जा पाते थे। बहुत कनेक्टेड है मुझसे मथुरा मैं बहुत जाती हूँ। वहां पे अलग वाइब है, मतलब आप मथुरा वृंदावन में आप एक टाइम था जब मैं सोचता था यार मंदिर में क्यों जाना है, हम कहीं पे और इन्वेस्ट करें, बट फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि आपको वंस इन अ वाइल
आपको जब मौका मिले तब आपको जाना चाहिए। हमारा तो जब मन नहीं लगता तब कहते चलो एक बार होकर आते, मन नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल वो जाना चाहिए, मतलब वहां पे अलग वाइब है। फिर मथुरा वृंदावन, मतलब ऑलमोस्ट सारा यूपी जो भी देखने लायक जगह है वहां पे। देन फिर उसके बाद में मेरा अगला जो था वो पहाड़ों का रुख हुआ। पहाड़ों पे फिर मैंने फर्स्ट प्लान बनाया था मेरा देहरादून, मसूरी, फिर उसके बाद में ऋषिकेश तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब ऋषिकेश में तो आई एम बहुत सुंदर है। डिफरेंटली कनेक्टेड, मतलब तो सुंदर है, वहाँ की वाइब अलग है। आप मतलब ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव आपने विजिट किया? यस, नीलकंठ महादेव गया हूँ मैं। नीलकंठ महादेव है वहाँ बहुत पे, स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है वहाँ पे। करेक्ट। और वो जो परमार्थ की जो वो आरती है गंगा वाली जो शाम में होती है, मतलब वो एक अलग ही फील है। मतलब वो आपको फील करने के बाद पता चलता है कि आप इंसान हो, आप एक ऐसे प्लैनेट पे हो जहाँ पे बहुत ही ब्लेस्ड चीजें हैं। बिल्कुल। भगवान ने जो भी बनाई है वो, मतलब कहीं और आपको अगले जन्म में पता नहीं आप क्या बनोगे, बट आपको इस इंसान का जन्म रूप मिला है तो आप मिला, कर लो सारी ये चीजें। सारी चीजें आपको करनी चाहिए। मतलब फिर उसके बाद में सारे पहाड़ ऑलमोस्ट, मतलब कानातल, धनौल्टी, उसके बाद में फिर औली गया मैं, धर्मशाला, आप नाम लो, मैं वहां गया हूँ। शिमला, मसूरी, मनाली, ओके। मतलब और सारे ऑलमोस्ट पहाड़ मैंने कवर कर लिए जो देखने लायक है, जो फेमस है काफी। और उसके बाद पहाड़ों के बाद में फिर हम साउथ का भी ट्रिप कर चुके हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ। हाँ, नॉर्थ से फिर मैं साउथ की तरफ चला गया, तो उसमें ऊटी, मुन्नार, और ये अपना कोयम्बतूर, आदि योगी जो ईशा फाउंडेशन वाले हैं, वहाँ की भी वाइब बहुत ही डिफरेंट है। और उसके बाद फिर अपना कोयम्बतूर के बाद वो तिरुपति बालाजी, तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लोकल हैं बट काफी फेमस है, मतलब छोटे छोटे मंदिर होते हैं, वो करे हैं। फिर उसके बाद घूमने फिरने का साउथ में तो काफी सारे टेम्पल्स भी हैं। काफी सारे टेम्पल्स हैं। मतलब साउथ में जब आप जाते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली आप हिंदू हो। मतलब ऐसा, मतलब अलग लेवल का जो फील आता है, कल्चर बहुत डिवोशनल। बहुत ही डिवोशनल है। मतलब उनके उनके लिए उससे परे कुछ है ही नहीं। मतलब आप, मतलब मजा ही आ जाता है वो सब करने का। और जिस जिस डिवोशन से वहां के लोग वर्शिप करते हैं, किसी भी उसमें है, वो ना मेरे को लगता है कि वो एक हाई लेवल है। मतलब हमारे यहाँ पे हम जाते हैं मंदिर, हम सब कुछ करते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब सब लोग जाते हैं, बट वहां पे जब आप जाते हो ना, पता नहीं क्यों वहां पे ऐसा लगता है कि सारे ना बस आंख बंद करके वो भगवान की भक्ति में बस अपना चले जा रहे हैं, उन्हीं के इन एंड अराउंड उनकी दुनिया घूम रही है, विच आई फील इज वेरी वेरी डिफरेंट इन साउथ। तो काफी अच्छे लोग हैं। मतलब मैं तो वहाँ का खाना है, एक्चुअली साउथ इंडियन मुझे भी काफी पसंद है। साउथ इंडियन में फेवरेट है रसम राइस। Okay. और मैं वो जितना दे दो मैं खाता हूँ, और वो खा खा के मेरी आंखों में से पानी आता रहता है, मैं उसको खाता ही रहता हूँ, बहुत ही सही। ओके। तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है? एक्चुअली में क्या है ना, इंडिया जो है, मतलब अगर आप मैदानी इलाके देखेंगे, जैसे जो फ्लैट है, जो पहाड़ नहीं है, तो मेरा इन इलाकों में मेरा फेवरेट जो है वो जयपुर है। Okay. और अगर पहाड़ों पे मैं जाऊं तो औली और धर्मशाला मैं कह सकता हूँ, आई फाइंड अ वेरी गुड प्लेस। क्योंकि औली में तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। आप मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है फैसिलिटी है। औली में, तो औली में क्या है ना कि वहाँ पे गंडोला राइड होती है, पूरा वाइट वाइट एकदम। आप जनवरी में जाओ, आपको लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। अच्छा। एक कश्मीर का गुलमर्ग और एक ये औली, मतलब बिल्कुल वाइट। और ये स्नो, मतलब स्नो पड़ रही है नहीं पड़ रही है, एनी टाइम यू विल फाइंड 10-12 फीट की स्नो देयर। और आप वहां पे रहते हो तो बिल्कुल ही दुनिया से कटे हुए, तो दूर बहुत है, 16 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से बाई रोड जाने में। तो वहां पे आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप दुनिया से अपनी कटे हुए हो। ओनली आई फाइंड वेरी गुड प्लेस। मतलब वहां पे वन शुड विजिट वंस एटलीस्ट, जाना चाहिए, वो अच्छी जगह है। और उसके बाद धर्मशाला पहाड़ों पे। साउथ में आई थिंक तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, क्योंकि वहाँ का जो टाइम है उसको जाने का मंदिर में, वो ब्रह्म मुहूर्त में जाया जाता है, 3 से 6 के बीच में यू नीड टू बी देयर। उसके बाद भी जा सकते हो, बट जो सही टाइम है वो वही है, 3 to 6 मॉर्निंग। 3 to 6 मॉर्निंग में आपको वो पहाड़ों पे है।
आपको सुबह 3 बजे वहां से निकलना चाहिए अपने वहां जहाँ पे रह रहे हो, वहां पे जाओ। 1000 रुपीज की कुछ वो एक फीस लेते हैं, जिससे कि आपको अलग लाइन में भेजा जाता है और आप जल्दी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहां पे, मतलब आप किसी भी दिन चले जाओ बहुत भीड़ होती है, तो उससे मतलब ऑक्सीजन में आप वीआईपी दर्शन कह सकते हैं। वीआईपी दर्शन। बट आजकल सबके पास में उतने रिसोर्सेज हैं, तो आप मान के चलो कि आजकल जो फ्री वाली लाइन है वो ज्यादा खाली रहती है, वीआईपी वाली ज्यादा भरी हुई रहती है। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा जाके कि आपको खाली वाली लाइन कौन सी है। बेटर है कि लोकल किसी के जो वो है वो ले लो, हेल्प ले लो। वहां पे आई थिंक तिरुमला टीएमपी या टीडीपी करके वहां का कोई मैनेजमेंट है जो पूरा वो मंदिर की देख रेख करता है, मतलब उनके होम गार्ड और वो सब है, तो आप उनकी हेल्प लो, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बट इट्स वेरी गुड। तो इंडिया में आपने ऑलमोस्ट पूरी इंडिया ही कवर करी है, बहुत सारे हाँ, शहरों में फिर महाराष्ट्र में आओ तो महाराष्ट्र भी कर लिया है, हरियाणा में भी हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, मतलब गुड़गांव तो ऑब्वियसली है। बहुत सारी जगह पे मैं, मतलब मैं जब जाता हूँ कहीं पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप है ना खाली टच बेस करके वापस मत आओ। आपको वहां पे एटलीस्ट पहले तो आपको रिलेटिव ढूंढो वहां पे, अच्छा कोई कोई ऐसा जान पहचान का बंदा ढूंढो वहां पे जो आपको बेटर गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि आपकी वहां की क्या स्पेशलिटी है, बिल्कुल। ताकि आप मिस आउट ना करो। आप गए हो वहां पे तो एटलीस्ट वो होना गए हो चाहिए, तो सब चीज कवर करके सब आओ। चीज कवर करनी चाहिए। जैसे मैं हर जगह पे जब भी जा गया हूँ तो मेरा ऐसा रहा है। तो ये हरियाणा रह गया, मतलब नॉर्थ ऑब्वियसली पूरा हो गया, इधर उदयपुर ले लो, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर गया हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट मैंने महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो आपने गया। अपने पैशन को हाँ, कंटिन्यू रखा। जैसा जैसा जब जब मेरे को मौका मिला, मैंने तब तब वो मौका फुल अपने 100% उसको एक्सप्लोर करा, यूटिलाइज करा। तो ऐसी दो चीजें आप बताइए इंडिया में जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, जो देख के बुरा लगा हो, क्योंकि बहुत सारे कल्चर या डिफरेंट लोगों से आप मिले, या और एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। देखो, मुझे गरीबी नहीं पसंद है। मुझे, मतलब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो अगर आप कोई बैगर है आपका मंदिर के सामने या कोई उस तरीके से, ऑब्वियसली मतलब मैं कोई टाटा अंबानी अडानी तो हूँ नहीं कि मैं गरीबी मिटा सकूं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात है, बट मेरे को वो नहीं पसंद है। मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट जो भी लोग हैं, मैं हूँ कोई भी है, चाहे वो बैगर है मंदिर के सामने, उसके पास में बेसिक नेसेसिटी की जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सबको करोड़पति बना दो, बट सबके पास बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए कोई मांगना बुरा है, गलत है, सही है, वो बात की बात है, बट वो सिचुएशन ही मेरे को पसंद नहीं है। और वो हम इंडिया में वेरी कॉमन, मतलब आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको कोई ना कोई किसी न किसी टाइप से वो मिल जाएगा, बट वो मुझे नहीं पसंद है। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो हमारे जो लोग हैं इंडिया के, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्या बात कही आपने। वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप कहीं जैसे फॉरेन ट्रिप पे हो, आपको अगर फ्लाइट में कोई इंडियन मिल गया आपके साथ, तो आपका जो आधा कॉन्फिडेंस है ना वो वैसे ही बूस्ट अप हो जाता है कि भाई एक इंडियन तो साथ में है। राइट। तो ये जो कनेक्ट है वो बातें स्टार्ट हो जाती होगी कि आप कहाँ से हो, बस कहाँ से हो, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर वापस से फॉलो अप भी स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने क्या किया, मेरा ये काम है, आप मेरे को इसमें हेल्प कर दो। तो वो जो चीज है वो मेरे को लगता है कि वहां की जो अदर देन इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उस चीज में लैक करते हैं, क्योंकि उनके साथ में हो सकता है वो उनका भी खराब सही, तो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, बट उनका वैसा है, हमारा ऐसा है। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। इमोशनल ज्यादा होते हैं, ज्यादा थोड़े पर्सनल, थोड़े ज्यादा होते हैं एक दूसरे से, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ट्रिप पे आते हैं तो यहाँ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ, तो हाँ, मतलब ये भी एक अपने आप में कहानी है। पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। तो पेरेंट्स को प्राउड फील तो होता कम, जब मैं जा रहा होता उनको प्राउड फील ऐसा करवाया कि मैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं उनको भी लेके गया। तो हम हालांकि सोने पे सुहागे वाली बात है। हालांकि उस टाइम पे बजट के हिसाब से हम लोग 5 लोग जा रहे थे, तो मतलब मैं, मेरे फादर, मेरी वाइफ और मदर एंड ब्रदर, तो हम 5 लोग गए थे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे।
फर्स्ट था या सेकंड था मेरा, सॉरी सेकंड था। फर्स्ट पे ऑब्वियसली मैं और मेरी वाइफ दुबई गए थे हनीमून। तो थाईलैंड गए थे हम लोग, क्योंकि वो ही सबसे बजट फ्रेंडली मेरे लिए था। ओके। और वहां पे एक थाईलैंड की जो आप देखोगे पिक्चर है दुनिया के सामने वो अलग है, बट आप अदरवाइज अगर आप देखो तो मेरे को लगता है मैं कि यही बोलने वाली थी कि थाईलैंड आप फैमिली के साथ भी हाँ। जाओ, लेकिन कोई भी अगर बंदा कहता है कि थाईलैंड जा रहा हूँ, बैंकॉक हम्म। जा रहा हूँ, तो लोग के माइंड में रॉन्ग क्लिक करता है। हम्म। एंड जो भी लोग हैं वो गलत एंड असली चीजों को ज्यादा प्रमोट करते मैं हैं। आपको एक इसका ना एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब बताया लोगों को कि मैं फैमिली, मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लो मेरी 100 लोगों के साथ फॉर एग्जांपल डिस्कशन हुई होगी। ओके। मेरे को 100 के 100 लोगों ने बोला नहीं कि तू गलत जगह पे गया या तूने ये किया वो किया। उन्होंने ये बोला कि यार तू मम्मी पापा को लेके गया ना, ये तू भले उसके लिए तू फिर बाकी सब चीजें परे है, मतलब कोई वो नहीं है। तो आप ये सोचो कि लोगों का ना परसेप्शन आप बनाते हो, मतलब बिल्कुल। अगर मैं अकेला थाईलैंड जाऊंगा वो नहीं, Nobody will trust. नोबडी विल ट्रस्ट। मैं पेरेंट्स और फैमिली के साथ थाईलैंड जा रहा हूँ, इसका मतलब दो फैक्टर है। एक कि मैं इतना ज्यादा मेंटली इनोसेंट हूँ कि मैं पेरेंट्स को भी वहां पे लेके चला गया, और दूसरा मेरे पास रिसोर्सेज उतने ही थे कि मैं थाईलैंड नहीं ले पाता, है ना, मैं यूरोप की ट्रिप नहीं करवा पाता उस टाइम पे। तो ये दो चीजें अपने आप ही सेल्फ वैलिडेशन मिल जाता है। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? पहलू। तो एक तो दुनिया ने देखा है, करेक्ट। तो दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा सबसे ज्यादा क्या है ना, अगर मान लो मैं जैसे हमारा कैसा रहता था, हम मतलब घरेलू जो सारे लोग हैं हम लोग नेचर जानवर और इनसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब अब वो चाहे शेर ही क्यों नहीं है, मतलब कोई टाइगर ही क्यों नहीं है। तो और डर हमारे में शुरू से थोड़ा कम है। तो हम गए वहां पे, हमें पता चला कि यहाँ पे एक टाइगर पार्क है Okay. पटाया में। अच्छा। तो मैं पटाया में इधर उधर पूछा, हम होटल में पहुंचे ही थे, एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था, हम उसी दिन टाइगर पार्क चले गए। अच्छा, अब टाइगर पार्क भी वहां पे अलग लेवल के है। वहां पे आपको एक एल्बम मिलेगा, आपको वहां पे साइज, कलर और वेट और एज के हिसाब से आपको टाइगर दिखाएंगे कि आपको कौन से टाइगर के साथ खेलना है या कौन से टाइगर के केज में जाना है। तो हमने सेलेक्ट किया एडल्ट बढ़िया वाले, 4 टाइगर थे पिंजरे में। अच्छा, मैं रेडी था शुरू से। तो मैं हाँ, तो मैं पापा, मेरी वाइफ और मेरा भाई, मम्मी को डर लगा थोड़ा। हम चारों गए और वो 4 शेर थे, गर्मी का टाइम था, तो 2 तो पानी में। अच्छा, उनका पूरा केज है बड़ा सा, अंदर ही पूल है, 2 पूल में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब नहा नहीं रहे, वो आपस में कुछ कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ के ऊपर कुछ देख रहा था, और एक साइड में बैठा था। गाइड होता है वहां पे, सारी चीजें होती है। तो हम अंदर गए। अच्छा, पहले तो अब कोई डॉग्स तो है नहीं कि आप पिंजरे में जा रहे हो तो सॉर्टेड है, अब आप अंदर जाते हो तो डर तो लगा होगा, मतलब आप मानोगे नहीं वो क्यों इतना डरावना उसका ऑरा है लायन का, टाइगर का, वो मेरे को उस दिन समझ में आया। आप इतने पास से रह करके, वो इतना काम एंड कंपोज था टाइगर उस टाइम पे, मैं उसकी आई कांटेक्ट नहीं कर पाया उससे। मेरे को इतना ज्यादा डर लगा। उसकी आंखों में एक ऐसा ऑरा होता है टाइगर की कि मैंने वो बिल्कुल, मतलब आप मान लो ये है और मैं माइक है, मैंने इतनी डिस्टेंस से उसकी आंखों में आई कांटेक्ट करने की कोशिश करी और मैं 2 सेकंड से ज्यादा कर नहीं पाया। मेरे को डर लग रहा था, हालांकि वो कहीं और एंगेज था। आप केज के अंदर चल गए तो बड़ी बात है, मैं कभी ना जाऊं। हाँ, तो ये वाली चीज क्या है ना, अब आप वैसे तो आप साउथ अफ्रीका चले जाओ और वो चीता वगैरह साथ में घूमते हैं, बट वो बजट फ्रेंडली नहीं था। तो मेरे को वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास यही लोकेशन थी। तो इसलिए मैं केज में गया, हमने टाइगर वो किया, फिर उसके बाद जू सफारी, वो सब सारा जो भी ये नेचुरल एक्टिविटी है। फिर उसके बाद में एक आइलैंड है, वहां पे आप स्कूबा डाइविंग करते हो, वो काफी सॉर्टेड स्कूबा डाइविंग है, वहां पे आप जाते हो। फिर वो फैमिली पूरी गई। अच्छा, क्योंकि पैकेज पूरा था, सबका टिकट ले रखा था। अब मैं घुस रहा हूँ पहले पानी में, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सारे एक एक करके पानी में आ रहे हैं। तो वो जो टाइम होता है आपका जब आप ये सब कर रहे होते हो, वो लाइफ टाइम की मेमोरीज होती है, उससे परे कुछ नहीं होता। के साथ तो और अच्छा एक्सपीरियंस होता उससे ज्यादा कुछ नहीं होता जिंदगी में। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी बड़े बिलियनियर हो, वो सब हो, आप देखोगे सारे बिलियनियर जो है, आप अंबानी को देखो, वो कितना ज्यादा
कनेक्टेड रहता है अपनी फैमिली से, चाहे वो उसकी बेटी है, बेटा है, वाइफ है, वो वही होता है। आप कोई भी सेलिब्रिटी देख लो, फैमिली को लेकर के सारे लोग जो है काफी टची होते हैं, बिल्कुल। सेंसिटिव होते हैं। और वो कोई ऐसा कोई नहीं है कि अनकॉमन है कहीं पे कि कोई नहीं होता है, वो कॉमन है। तो कुछ अच्छा है तो है। तो ऐसे करके मेरा पटाया का। थाईलैंड में एक चीज मैंने ये भी सुनी है कि वहाँ पे हिंदू कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हाँ, वो बुद्ध जो कल्चर है और हिंदू से थोड़ा सा रिजेंबल करता है वहाँ पे। उनका कुछ अपना खुद का भी कल्चर है, बट मोर ऑन बुद्ध एंड हिंदू मिक्स टाइप वाला जो है, क्योंकि वो काम रहते हैं, मतलब है ना, उनका फोकस खाली काम पे है वहाँ पे। वहाँ पे हिंदू के टेम्पल्स भी शायद बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं आप मतलब आपकी अगर आइटिनरी बैंकॉक ट्रिप की और थाईलैंड ट्रिप की है, तो आपको दिन में 2 तो आपको मंदिर दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब आपके वो ट्रिप का पार्ट ही होंगे। वहाँ का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो भी शायद हमारे रामायण के नाम रामायण पे है, के नाम- रामकिन। रामकिन, यस, वो भी मैं कह रहा हूँ ना। तो आप जब इंडिया में हो तो आप इतनी सारी चीजों के को एक्सेस कर सकते हो जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। जैसे एक ही आपने एग्जांपल दिया, तो ये भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया से ही निकला है। हम तो यही मानेंगे हमारे इंडिया से ही निकला हुआ है जो निकला हुआ है ना। तो वहां पे जाके आप वही चीज फील करते हो, उनका एक proud कल्चर, भी लगता होगा। बहुत प्राउड फील होता है। आप बीइंग इन इंडियन, आप किसी और कंट्री में जा रहे हो और आप वही सारी चीजें देख रहे हो कि लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो आपका जो फेथ होता है वहां पे और ज्यादा इंक्रीज होता है। बिल्कुल। तो इस ट्रिप के बाद में आपने क्या प्लान किया फिर? बेसिकली हम लोग ट्रिप्स पे बात करते हैं, इसके बाद कौन सी जर्नी रही आपकी? हाँ, तो फिर मैं मतलब फर्स्ट मेरा दुबई गया था मैं, फिर ये थाईलैंड वाला ट्रिप था, फिर सिंगापुर गए, फिर श्रीलंका गया मैं, फिर उसके बाद दुबई फिर से गया मैं, फिर उसके बाद इंडिया में कुछ चीजें बची गई थी मेरी। मतलब मेरे को रोड ट्रिप करने का शौक था, तो मैंने 2022 में लद्दाख का रोड ट्रिप किया था, Okay. वन एंड ऑल, मतलब सेल्फ ड्राइव करके। फिर अभी पिछले साल लास्ट तो ईयर लद्दाख ट्रिप के बारे में कुछ बताएं। वो तो अलग कैसा ही एक्सपीरियंस था वो जाना? वो तो अलग एक्सपीरियंस था। तो वो इम्प्रॉम्प्टो होती है, मतलब मेरे को प्लान्ड ट्रिप से ज्यादा इम्प्रॉम्प्टो जो ट्रिप्स होते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। और वही मैं करता हूँ। मैं कर ही नहीं पाता कि मेरे को आज से 1 साल बाद या 1 महीने बाद भी कहाँ जाना है, मैं अब आज प्लान कर ही नहीं पाऊंगा। सडन प्लान होता मेरे को सडन प्लान होता है, वही एग्जीक्यूट करने में मजा आता है, वही थ्रिल है। तो हम बैठे थे अगस्त की मतलब वो 15 अगस्त 16 अगस्त करके वीकेंड को लेकर के छुट्टियां थी 2022 में। तो मैं कहा यार कहाँ चले, गाड़ी उस टाइम मैंने नई नई गाड़ी चलाने का मेरे को शौक है, मतलब वो भी मेरा एक पैशन है। तो मैं कहा चलो अब लद्दाख चलते हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू मेरी वाइफ की आंखें ऐसे खुल गई, लद्दाख चलते हैं, मतलब मैंने कहा हाँ बस चलते हैं। इधर उधर फोन किए क्या करूं। तो मेरा एक कलीग है यश करके, वो काफी रोड ट्रिप करता है। Okay. मतलब तो उसने आइडियाज वहां से मिल गए। तो उसने मेरे को जैसे एक रात पहले गाइड किया कि सर देखो ऐसे जाओगे ये होगा, ऐसे जाओगे ये होगा, ऐसे जाओ यहाँ पे रुको, ये जगह आएगी आपको, ये वहां पे करना है। और बहुत सॉर्टेड है सर, बिल्कुल हाईवे बना हुआ है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बहुत सही हो गया सर। Okay. तो मैं कहा फिर क्या दिक्कत है, चलो जोश आ गया कि अब तो जाना ही है। तो अगले दिन ऑफिस के बाद सीधा गाड़ी उठा के मैं, मेरी वाइफ और 2 लोग और थे। एक मैंने मैकेनिक कम ड्राइवर ले लिया था कि इन केस अगर मैं बीमार हो गया या कुछ और वैसा टाइप्स हो गया तो कोई रहे, हेल्पर रहे। तो वो हेल्पर था। हम लोग निकल गए यहाँ से, हम गए चंडीगढ़ पहले, चंडीगढ़ में स्टे किया, फिर अगले दिन मनाली गए, मनाली में स्टे किया, फिर उसके बाद में उसके बाद हम गए पहले। हाँ, अब मनाली से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है लद्दाख की। तो मनाली के बाद आप जिस्पा, सरचू, पांग, मूरे प्लेन्स, ये सारी जगह आती है। उस टाइम पे बहुत बारिश होती है, मतलब अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त में पहाड़ों पे बहुत बारिश होती है। तो हम बारिश के मौसम में जा रहे थे। अब हम पहुंचे थोड़ी दूर, आई थिंक सरचू के आसपास पहुंचे। हमें लोगों ने बोला वहां पे कि आप मतलब 4 बज गए शाम के, आप मत जाओ। तो हमने कहा कि यार इतना सब हम करके आए हैं तो अब क्यों डर रहे हैं, जो होगा ठीक है, गाड़ी में सो जाएंगे। ऐसा करके हम चले गए आगे। जब आगे गए तो सरचू से आगे निकल के एक रास्ता आता है सरचू से पांग का, वो जो पैच है 50-55 किलोमीटर का, वो मतलब खराब
पैच है, मतलब वहां पे ऑफ रोडिंग है कुछ, वो है ही नहीं, मतलब वो चलाने वाली रोड ही नहीं है, सिंगल लेन है। और सामने से अगर शाम गाड़ी के आ बाद गई सनसेट के बाद तो और दिक्कत और होगी। खराब हो जाता है, और ठंड पड़ने लग जाती है, और फिर अच्छा दिन भर की धूप की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर, वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पानी जो है वो आपके ऑन द वे आना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी गए। अच्छा, 8 बजे के आसपास हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे इधर से एक नदी बह रही है। नदी का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नदी बह रही है और वो फुल फ्लो में है, क्योंकि बारिश और वो सब थे। उसकी आवाज से आदमी डर जाए अगर वो अकेला खड़ा हो, इतनी तेज आवाज थी। और इधर हमारे पहाड़ है, अब पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, वो छोटे 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 जो पत्थर होते हैं बारिश की वजह से वो नीचे गिर रहे हैं, और हम यहाँ पे पूरे जाम में फंसे हुए पूरी रात। काफी स्कैरी टाइम रहा। तो मेरे पास में उसकी वो कुछ क्लिप्स भी हैं। कभी अगर मैं मौका मिला तो दिखाऊंगा। तो जेसीबी आती है, क्योंकि जाम लगा हुआ है, वो पूरा दलदल हो रखा है, तो जेसीबी आती है। जेसीबी आते आते जेसीबी पलटने को होती है, इतना ज्यादा दलदल हो गया। नदी अपने पानी से और मिट्टी को भी वो कर रही है, लूज कर रही है। फील नहीं हो रहा था कि काश मैंने उनकी बात मान ली होती। हाँ, वो उस दिन के बाद से मैं आज तक फील करता हूँ ये वाली चीज की मैंने उनकी बात मान ली होनी चाहिए थी। डर लग रहा है। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे जब आप एक ही स्पॉट पे होते हो और एक ही सिचुएशन में होते हो, तो आप कम से कम 50 लोग थे वहां पे, हम सारे एक फैमिली हो गए कि भाई चलो मरेंगे तो सारे साथ में ही मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं मरेगा कोई। बट जेसीबी आई, जैसे तैसे करके उन्होंने वो करा, साफ सफाई, गाड़ी निकाली। बहुत थक गए थे हम तो, क्योंकि सुबह निकले थे 9 बजे, रात को 3-4 बजे तक हम वहीं फंसे थे। वहां से निकलने के बाद में फिर अ, आगे ही कोई एक हमने रूम देखा और वहां पे ही रात को स्टे किया। तो फिर फाइनली आप लोग वहां से निकल गए। हम लोग वहां से निकल गए रात को। जैसा आपने बताया था कि आपकी दादी जी की ब्लेसिंग्स। वो सारे वो वहीं पे है, बस वो आप भले मैं बोलूं ना बोलूं, बट वो कहीं ना कहीं वो है। क्योंकि इतनी डेंजर सिचुएशन से बाहर बाहर निकलने, और वो भी इतनी रात को, तो पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पता है कि किसको फोन करना है, किससे हेल्प लेनी है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, वहीं खड़े रहना है, इधर करना है, उधर करना है, गाड़ी से निकलना है, आपको कुछ नहीं पता होता है, आप एक्सपीरियंस नहीं होते हो तब। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन। तो वहां पे आपको रास्ता दिखा, फिर वो जेसीबी आई, साफ हुआ, हम लोग गए। अगले दिन फिर वो पूरे प्लेन्स आते हैं, आपने कभी वीडियो रील्स में देखा होगा कि पूरे प्लेन्स आते हैं, मतलब दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर तक कोई नहीं है, बस खाली रोड है, पहाड़ नहीं है, खाली रोड है, प्लेन एकदम, उसको मूरे प्लेन्स बोलते हैं। वो भी अपने आप में एक मतलब मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय ऑल ट्रैवल हिस्ट्री वो रहा है। और उस पर आप गाड़ी चलाओ, बहुत ही मजा आता है, मतलब वहां पे आपको लगता है कि बिल्कुल आप दुनिया से कट के कहीं चांद वांद पे गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि कोई दूर दूर तक नहीं होता है, पेड़ पौधे भी नहीं होते, तो आपको थोड़ा लाइवली लगे, वो बिल्कुल अनलाइवली सा होता है, लेकिन अमेजिंग फीलिंग। शोर भरी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल दूर, बिल्कुल दूर। फिर वो लद्दाख पहुंचे हम लोग, लेह पहुंचे, फिर पेंगोंग लेक भी वहां से थोड़ा 200-250 किलोमीटर दूर है। पेंगोंग लेक के एकदम लेक के सामने वाले जो रूम्स होते हैं वो ले, रात को वहां पे स्टार गेजिंग होती है। फिर आप उस लेक का फील देखते हो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका 33% हमारे पास है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50-55 किलोमीटर तक इंडिया के पास है, बाकी चाइना के पास है। वो भी अच्छा, उसके आसपास आप उसके एकदम साथ साथ, मतलब लेक का पानी सड़क पे है और आप उसके पैरेलल में गाड़ी चला रहे हो, वो जो फील होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। ये सारी चीजें, क्योंकि एक प्रॉब्लम आती, उसके बाद में फिर कोई एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आ जाता, और फिर हमें वो वापस से मजा आने लगता, फिर चलो आगे, फिर देखिए, फिर कुछ प्रॉब्लम आती, फिर तो ऐसे करके हमने वो पूरा ट्रिप, आई थिंक 4400-4500 किलोमीटर्स का पूरा ट्रिप था। कितने दिन? हमें 9-10 दिन लगे, मतलब मोटा मोटा चंडीगढ़ से लगाओ तो 10 दिन, क्योंकि उस दिन तो हम ऑफिस से ही निकले थे, तो वो दिन में ज्यादा ही पैशनेट हो आप। हाँ मतलब मेरे को भी बाद में रियलाइज हुआ। अच्छा, तो कहानी क्या है, यहाँ तक तो सब सॉर्टेड है, आप लद्दाख घूम लिए, सब कुछ हो गया, अब आना है वापस, विच इज द कश्मीर वाला रास्ता, मतलब लद्दाख से कश्मीर, कश्मीर से फिर दिल्ली। तो उसके बीच में एक टनल वो आता है, पास मतलब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, फिर एक जगह को चेंज करते हुए नीचे आते हो, फिर आप दूसरे जगह पे जाते हो, दूसरे पहाड़ पे जाते हो, तो उसको बोलते हैं पास। तो वहां पे एक है जोजिला पास, जिसको ड्रैगन पास भी बोलते हैं। वो पूरा पत्थर है,
एकदम 12,000 फीट की ऊंचाई पे। अच्छा, जो इससे पिछले वाला गाड़ी कौन इवेंट सी था, थी आपके पास? मेरे पास सेल्टोस है, ब्लैक कलर की, ओके। ऑटोमेटिक है। और मैं बस कैसे गया मुझे पता है, मैं चला गया। ये उससे ज्यादा थ्रिलिंग था, ये वाला जोजिला पास वाला। हम वहां पे बहुत बढ़िया व्यू, मतलब मेरे बोनट पे बादल आके ऐसे ऐसे गिर गए थे उसके ऊपर। मतलब कोई जाता और उनको टच कर लेता तो हाथ गीले हो जाते उसके। हम बाहर नहीं निकलना। इतनी ज्यादा हाइट पे थे? हम 12,000 फीट, 13,000 फीट के आसपास थे, ओह। जोजिला पास के ऊपर से क्रॉस कर रहे थे। लद्दाख से जब आप क्रॉस करते हो, तो जब आप जोजिला पास के पास होते हो, तो आप अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखते हो। एक बार लेफ्ट राइट साइड में देखोगे तो आपको सूखे लद्दाख के पहाड़ दिखेंगे, एक ही लोकेशन से जहां से वो स्टार्ट होता है। और आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पूरा ग्रीन, मतलब कश्मीर की वादियां, ग्रीन वैली, बहुत खूबसूरत और उसके ऊपर वो क्लाउड, मतलब आप फील ही नहीं करोगे कि आप रियल में ये देख रहे हो। आई कैन बेट कि कोई ये मुझे बोल दे कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, वो नॉर्मल है ही नहीं, वो एक अलग फीलिंग है। फिर आप उस पर चढ़े, फिर आप उतरे, पत्थर गिर रहे हैं। हम लोग क्या है, थोड़ा मौज में आ गए, माहौल ऐसा हो गया था कि हम कांच के मजा शीशे आने लगा खोल- इतनी मजा खोल लिया, रूफ टॉप खोल हाँ, लिया, बहुत ओके। एंजॉय कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे मजे करते करते क्या हुआ, थोड़ा हम थक गए, बादल बादल देख के वीडियो वीडियो बनाते। उसके बाद जो हुआ, वो ऊपर से थोड़ी गोट्स जो होती है वो जाती है घास वास चरने के लिए, और वो जो उनका शेड्यूल हुई होता है, वो जब जाते हैं ना, तो उनके पैरों के खुर से क्या होता है, ऊपर के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो नीचे गिरते हैं। एक पत्थर आके मेरी विंडशील्ड पे गिरा, और वो टक से इतनी तेज आवाज आई कि हमारे तोते सूख गए। मतलब हमें ये लगा कि हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। मतलब अच्छा, वो कांच जब टूटता है ना सामने वाला, वो कांच एकदम से नहीं गिरता है, वो धीरे 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 उसमें ना वो आने लग गए, रैक आने लग गए। फिर वो धीरे धीरे जाके पता चला कि अच्छा, पत्थर यहाँ पे गिरा। मतलब हमारे पसीने छूट गए उस इतनी ठंड में कि ये क्या हो गया। अच्छा, वहां से उस कांच का, मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो कांच टूट के तो मेरे हाथ में ही हो गिरेगा, गया था। वो कांच टूट के मेरे हाथ में ही गिरेगा। नहीं ड्राइव करूंगा तो वहीं खड़े रहेंगे, पीछे जाम लगा हुआ है, जाना ही है आपको आगे। मतलब जैसे तैसे हम श्रीनगर, मतलब गुलमर्ग शोनमर्ग जब आप जाते हो तो पहले वो आते हैं लद्दाख से, तो वहां पे हम पहुंचे। थोड़ा सा फ्लैट एरिया आया, तब जाके हमारी सांस में सांस है। हमने एक, अच्छा सबसे खूबसूरती खतरनाक होती है शायद आपकी बातों से खूबसूरती बहुत खतरनाक होती है अगर उसको आपने हल्के में लिया हो तो, क्योंकि एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट। मतलब आप घर बैठे वो फील नहीं कर पाओगे, आपको जाना ही पड़ेगा, और आपको जाना है तो ये सब एक्सपीरियंस भी करना ही पड़ेगा। फिर हम कश्मीर आए। अच्छा, सबसे मजेदार चीज क्या है कि ना, उस दिन 14 अगस्त थी, और अगले दिन 15 अगस्त, और आप 15 अगस्त के दिन आप सोचो आप कश्मीर का ठीक है। अच्छा, तो अभी हम सारी दुकानें उकानें बंद है। 14 तारीख को पाकिस्तान का वो होता है, आजादी का कुछ, तो हमारा 15 को होता है, तो अब 14 को वहां पे हो, इस पूरे एरिया में। तो सारी दुकानें उकानें बंद है, उनकी छुट्टी होती है, पता नहीं क्या होता है, वो प्रिकॉशनरीज होती है। फिर हम वहां पे घूम रहे हैं, कोई दुकान नहीं मिल रही कि मैं उसको रिपेयर करवा लूं। हम वापस आए, फटाफट आगे निकले, जैसे तैसे करके गुलमर्ग पहुंचे। मतलब वहां से जोजिला पास से निकलने के बाद हम कारगिल पहुंचे। कारगिल वॉर मेमोरियल आपने अगर सुना हो तो, जो लड़ाई वड़ाई होती थी उस टाइम पे, तो वो वॉर मेमोरियल बहुत सुंदर है। अब अच्छा, हम कारगिल में एंटर कर रहे हैं, तो कारगिल उस टाइम पे इतना डर लग रहा था हमें वहां पे, क्योंकि मतलब हम अकेले ही थे, और कारगिल का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। हम बस जैसे तैसे हमने होटल ढूंढा। अच्छा, होटल में नींद नहीं आ रही, रूम तो ले लिया। मैं, मेरी वाइफ, मेरा हेल्पर और मेरा जो था, हम चारों जने एक ही रूम में सोए। मतलब इतना डर लग रहा था, आप सोचो, मतलब अलग लेवल की वो फीलिंग थी। फिर हम वहां से कारगिल से निकले, अगले दिन वो मेमोरियल देखा, 15 अगस्त के दिन वो झंडा, वो होता है फ्लैग होस्टिंग वगैरह। वहां से फिर हम आगे निकले गुलमर्ग कश्मीर, गाड़ी सही करवाई, टेप वेप लगवाया, पूरे में बंद था। पहुंचे जैसे तैसे श्रीनगर। अच्छा, अब श्रीनगर जब आप एंटर करते हो 15 अगस्त के दिन, तो आपको सड़क पे आर्मी के अलावा और कोई नहीं दिखता। पूरे कश्मीर में सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री, आर्मी आर्मी। और सिर्फ मेरी शायद
एक आधा दो और मान लो, पूरे श्रीनगर के डल लेक के सर्कल पे सिर्फ मेरी एक सिविलियन की गाड़ी थी, आप मान के चलो, और वो भी दूसरे स्टेट के दूसरे नंबर स्टेट की। के नंबर की। मतलब हमें तो ये लग रहा था कि भाई कुछ होगा और सीधी पहली गोली मेरे को लगेगी, मतलब बट ऐसा कुछ नहीं था। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत। हम सेफ फील कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल, बट आर्मी वालों को थोड़ी पता है कि हम कौन है। अब वो दूसरे स्टेट की गाड़ी है, मैं अकेले ही सिविलियन गाड़ी चला रहा हूँ 15 अगस्त के दिन। बट बहुत अच्छा था, वहां से राज्यपाल का कोई कॉन्वॉय जा रहा था, हैं। तो राज्यपाल जो है कश्मीर के, तो उस टाइम पे सत्यपाल मलिक थे शायद, तो मैं अ, शिकारा लेक, हमने कश्मीर का, कि मेरी वाइफ ने कभी शिकारा, मैं तो पहले स्कूल के टाइम जा चुका था कभी, तो मेरी वाइफ ने बोला कर लेते हैं, मैंने कहा जब इतना देख लिया है तो ये भी ये भी देख ही लेते हैं। हमने गाड़ी, उसको जो ड्राइवर लेके गया था, मैंने कहा तू घुमाता रहे, क्योंकि पार्किंग नहीं करनी थी वहां पे, क्योंकि कोई सिविलियन की गाड़ी पार्किंग होनी ही नहीं दे रहे थे। अच्छा। वो घुमाता रहा, हम वहां पे फटाफट जाके शिकारा में वो जो जो भी होता है वहां पे चाय वाय मिलती है, खावा वावा सब पी के 2 घंटे में आए। वहां से हम जम्मू आए, रात को 8 घंटे लग गए हमें, बहुत भीड़ थी। श्रीनगर से जम्मू नॉर्मल 5 घंटे में रास्ता है, मैं 8-9 घंटे लगे। रात को 3 बजे हम कटरा पहुंचे, कटरा में मैं वो होटल लेके और हम सो गए। अगले दिन फिर सुबह हम कटरा से, तो ये पूरा 10 दिन का जो ट्रिप था, बहुत ही तो ऐसा फील हुआ दिल्ली आने के बाद में कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। मेरे को वो उस दिन नहीं, मेरे को आज तक फील होता है कि मैं कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। बिल्कुल। मतलब आप एक वो विंडशील्ड पे गिरा, 4 पत्थर और गिर सकते थे, या मतलब ऊपर से पत्थर आके रूफ टॉप से सीधा मेरे सिर पे भी लग सकता। गाड़ी अगर थोड़ा ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया तो मैं गाड़ी समेत नीचे भी गिर सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, बट हम सस्ते में निपट गए। ब्लेसिंग है। सिंगापुर का भी नाम लिया नहीं? सिंगापुर, सिंगापुर तो सिंगापुर के बारे में कुछ बताइए। वो अपनी मतलब क्लीन सिटी कहा जाता है, बहुत सुंदर है, लॉ भी काफी स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। वहाँ पे मतलब एक्चुअल में जब आप, मतलब मैं भी सिंगापुर अगेन मैं फैमिली के साथ गया, ओके। क्योंकि उस टाइम पे बजट थोड़ा बढ़ गया था, तो मैं सिंगापुर चला गया। बजट के अकॉर्डिंग प्लानिंग बजट के अकॉर्डिंग प्लानिंग, तो सिंगापुर गया फैमिली के साथ। बजट की बात हो रही थी तो व्यूअर्स को बताएं क्या बजट आया था आपका। तो थाईलैंड का जब मैं गया था 2019 में, तब मैं 5 जने थे हम लोग। तो अगर आप बहुत ही केयरफुली एक्सपेंसेस कर रहे हो और नेसेसरी नहीं कर रहे हो, तो ऑल इंक्लूसिव 5-6 दिन का आप आराम से 50-55,000 पर हेड इंक्लूडिंग फ्लाइट्स उस टाइम पे आप कर सकते थे। आप क्योंकि डॉलर और रुपी थोड़ा डिफरेंस ज्यादा हो गया, तो आप उस हिसाब से आप मान के चलो 60-65,000 70,000 पर हेड, 5 से 7 दिन का ट्रिप इंक्लूडिंग फ्लाइट, बुक्ड वेल इन एडवांस, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड सिंगापुर? अच्छा, तो सिंगापुर का ऐसा है कि सिंगापुर थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि सिंगापुर वहाँ पे सिंगापुर डॉलर चलता है, वो भी आपका 65 रुपए है एज कम्पेयर टू रुपी। तो आप उसके हिसाब से आप मान के चलो, सिंगापुर का अगर 5 लोगों का ट्रिप है, तो आप 5 डेज 6 डेज के लिए अगर आप जाते हो, इंक्लूडिंग ऑल कॉमन एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, तो उसके लिए आपको भी 1 लाख रुपीज 80,000 90,000 पर हेड, क्योंकि वो रूम शेयर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको जो ट्रांसफर्स होते हैं वो शेयर हो जाते हैं, तो उस वजह से ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बट अगर आप 5 जने हो तो 80,000 85,000 पर हेड इज मिनिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि 5-6 दिन वहां पे खर्चा होता है। पानी बहुत महंगा है, पानी की बोतल आप कहीं पे भी लोगे तो 300 रुपए 250 रुपए हाफ लीटर की बोतल, जो कि इजीली अवेलेबल होती है, वो मिल जाती है, बहुत महंगा है। और यस, तो उसके हिसाब से सब ऑल इंक्लूसिव 85-90,000 पर हेड का 5 से 6 दिन का खर्चा। सिंगापुर की स्पेशलिटी क्या है? उसकी खूबसूरती है, उसकी परफेक्शन है हर चीज में। आप अगर उसकी मेट्रो देखोगे, आप उसके सिंगापुर के बीचेस देखोगे, और आप वहाँ की कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे कोई यूनिवर्सल स्टूडियो है, तो जैसे नॉर्मली हम कहीं पे अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में जाते हैं, तो आपने टिकट कटवाया, आप अंदर गए, आपका लाइन में लगे और आपका हो गया। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपका मतलब टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 15-20 उसकी वो राइड्स होंगी, मोटा मोटा, जो आप कर सकते हो। आप उसमें दिन भर में मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 ही कर पाओगे, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब लोग आते हैं वहां पे,
इतनी भीड़ होती है मतलब मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या, आई एम नॉट वेरी फॉन्ट ऑफ ऑल दीज राइड्स और ये जो अम्यूजमेंट पार्क वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बट जब आप जाते हो तो बहुत भीड़ दिखती है और उन सबको देख करके फिर आपको लगता है कि यार मतलब ये सब चीजों में खर्चा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन किसकी क्या शौक है। हाँ, तो वो 85 फिर 90,000 का पर हेड का खर्चा, फिर उसके बाद में आप सिंगापुर की खूबसूरती देखो, आप वहाँ का कल्चर मतलब इट इज नॉट बिल्कुल ही डिफरेंट है जो यूरोपियन कंट्रीज में होता है, क्योंकि यू विल फाइंड फ्यू ऑफ इंडियंस और मे बी पाकिस्तानी है, वो इधर वाले हैं, श्रीलंका वाले हैं, तो मोर और लेस वो इंडियन टच कहीं ना कहीं आ जाता है, एशियन टच आ जाता है वहां पे। तो बट वैसे अदरवाइज वहां पे जो स्पेसिफिक है आप उसका लोगों का बिहेवियर बहुत स्वीट है, मतलब उनको तो अल्टीमेटली क्या ना वहां पे इंसान की वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई जा रहे हो, आप कोई भी हो, आपको अगर कोई पेन है तो आप किसी को भी रोड पे रोक करके आप जैसे हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं। अच्छा, इंडिया की बात करो तो आज के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं भी चिप्स का पैकेट फेंक दे रहे हैं, बिस्किट का पैकेट फेंक वहां पे नहीं कर सकते तो कभी ऐसा कुछ डर है? वहां का लॉ काफी स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेके। वहां का लॉ स्ट्रिक्ट है। देखो वही होता है ना, आप अपने घर में जो मर्जी कर लेते हो, आप उसके यूज टू हो जाते हो कि मैं मेरे घर में कोई भी कपड़ा कहीं पे भी फेंक सकता हूँ, लेकिन आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आप उसके लिए फिर से थोड़ा सा हेजिटेट करते हो कि नहीं यार यहाँ पे कोई और क्या सोचेगा। तो सिंगापुर क्या है ना कि बहुत सारे बाहर के अक्रॉस द ग्लोब लोगों से मिलकर के बना है, तो वहां पे क्या ना वो डिसेंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है कि वो सोचेगा क्या मैं तो यहाँ से आया हूँ तो वो मेरे बारे में जज करेगा। तो ऐसे कर करके वो रूल्स बिना फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन के भी इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको वो करना ही पड़ेगा यार। इंडिया में क्या है, हमारे को पता है हम यहाँ के राजा है, जो चल रहा है वो अपने आप में राजा है, जो मर्जी करे वो। बट हमें ये चीजें अपने अंदर उस तरीके से लानी चाहिए कि हम अगर अपनी जगह को रिस्पेक्ट करेंगे ना तो बाहर वाला आदमी आकर के भी रिस्पेक्ट करेगा। जैसे सिंगापुर वाले जो लोग हैं वो अपनी जगह को रिस्पेक्ट करते हैं और हमें फिर फोर्सफुली हमें खुद ही फॉलो करना पड़ता है। एंड अगर दुबई की लग्जरियस लाइफ की बात करें, वहाँ के लोग काफी काम होते हैं, काफी कूल होते हैं, तो ऐसा क्या देखा आपने वहाँ पे? दुबई के बारे में तो बस आप क्या ही पूछो, मतलब मेरी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है आउट ऑफ इंडिया, अगर मुझे कोई कभी मौका मिले कि मुझे कहीं जाके बाहर रहना है जाके, तो मैं दुबई रहूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो एक सपनों की दुनिया है वहां पे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली मैं दुबई गया था, तो मैं कैब बुक कर रहा था, तो कैब बुक करते करते मेरे पास ऑप्शन आया कि आप टेस्ला भी बुक कर सकते हो कैब में। एंड आपको अगर 10 किलोमीटर का राइड है तो आपको 1500-1600 रुपए देंगे बस, और आप उसमें टेस्ला बुक कर रहे हो। तो आप इमेजिन करो कि वहां के लोगों का क्या लेवल का थॉट प्रोसेस होगा कि कोई बंदा वहां पे टेस्ला खरीद के उसको कैब में चला रहा है। मतलब इससे आप समझ जाओ कि हम और उनमें क्या वो डिफरेंस है। और 1980 या 79 के आसपास दुबई बनना स्टार्ट हुआ था, जहां पे उसकी INR के बराबर करेंसी थी, मतलब 1 रुपया इक्वल टू 1 रुपया दिरहम। अब आज की डेट में जब आप जाते हो तो वो 23 रुपए के आसपास पड़ता है आपको, और इट्स बीन ओनली मतलब 20, 80, 40, 45 साल में। अब 40-45 साल में अगर वो इस इकोनॉमी काफी ग्रो कर गई है, और जस्ट बिकॉज हम लोग जाके वहां पे खर्चा कर रहे हैं। मतलब दुबई के सिख तो वो तो वैसे ही है ना, उनको अब ऐसा तो है नहीं कि सिखों ने अलग अचानक से कोई पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, नहीं, हम ही जाकर के वहां पे कमा रहे हैं, वहां पे खर्चा कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये क्यों है? मुझे जो लगता है कि वो जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो टैक्स है। आप इंडिया में रह करके बहुत ज्यादा यू अल्टीमेटली एंड अप पेइंग मोर देन व्हाट यू आर इवेंचुअली, और वहां पे आपको टैक्स नहीं है। तो मैं 2018 में जब फर्स्ट टाइम गया था तो वहां पे 1 जनवरी से ही उसी साल वैट फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था, व्हिच इज द फर्स्ट टैक्स दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। उसके पहले कोई टैक्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता था उनकी डिक्शनरी में, मतलब वैट पहली बार आया था, वो भी 2%, 5%, और वो भी जब आप घूमने जा रहे हो, मतलब एज ए टूरिस्ट,
तो आप उसको क्लेम कर सकते हो वापस, मतलब अपना बिल विल दिखा करके। तो वो था। और फिर उसके बाद दुबई में मतलब हाई राइज बिल्डिंग और उनका उनका जो लाइफस्टाइल है, मतलब मैं कहूंगा कि अगर मैं दुबई गया हूँ एक बार दो बार गया हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है जिंदगी में। मतलब अभी मैं क्या नाम है, बीपीएल वाला ही हूँ। Okay, उनको देख के ये feel उनको आती देख है। के यही फील आता है कि अभी हम बीपीएल वाले ही है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। वो लाइफ बहुत अलग है, सॉर्टेड है, और फोकस उनका बहुत स्पेसिफिक चीजों पे, मतलब वो बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करते कि भाई टेक में ये कर लिया, इधर से अच्छा ये ट्रेंडिंग है तो ये भी कर लिया, अचार भी बना लिया, भुजिया पापड़। उनको पता है उनकी एक्सपर्टीज कहाँ पे, हाँ, तो वो उसी पे किसी फोकस करते स्पेसिफिक चीज पे ही वो हैं। काम करते वो काम करते हैं और उसमें वो धीरे धीरे जैसे रियल एस्टेट पे दे आर हैं। गुड ग्लोबली, तो वो रियल एस्टेट में फोकस कर करके देखो उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, क्या बनाया है, मतलब उसकी लिफ्ट अगर आप कभी एक्सपीरियंस करोगे तो 150 लोग एक साथ उस लिफ्ट में बैठ सकते हैं, Okay. और वो एक साथ 150 फ्लोर पे जाती है, 124 फ्लोर पे जाती है। तो वो एक ना अपने आप में एक एक्सपर्टीज, और वो शो करता है। मेरे को वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मतलब मैं अगर, मैंने पहले भी बताया था कि मैं अगर कहीं जाऊंगा तो दुबई। तो दुबई जाऊंगा अगर मौका मिला कभी तो, अदरवाइज। अच्छा, वहाँ पे गोल्ड एंड एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी हाँ। मतलब यहाँ से कम रेट पे मिलते हैं, करेक्ट। तो कोई भी इंडियंस जाता है तो उसके माइंड में होता है कि वहां से लेकर आ जाओ, या कोई अगर दोस्त गया है तो भाई मेरे लिए एक एप्पल का वॉच ले आना या आईपैड ले आना, तो कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस होती है वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सूटकेस पूरा भर के 5-7 आईफोन पैक्ड शेप में वहां से खरीद के यहाँ पे ले आए। Okay. आपको पहले यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक व्हाइट कलर का आदमी मिलेगा, कस्टम्स वाला, वो आपको बिठाएगा और उसके पूरे में इतनी ड्यूटी भरवाएगा कि आप वो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप मतलब अगर अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए देने के लिए ला रहे हैं, तो आप ओपन बॉक्स ला सकते हैं वहां से। Okay. मतलब अगर वो फोन का ओपन है बॉक्स और वो पैक्ड नहीं है, मतलब वो आप सेल नहीं कर सकते यहाँ पे लाके। मतलब ऐसा नहीं है वहां से आपने लाख में खरीदा और यहाँ पे आके 1.5 लाख में बेच दिया, विच इज नॉट राइट, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। और कस्टम्स के अपने रूल्स है उसके ऊपर। तो ये तो फोन्स के लिए हो गए। मतलब उसमें तो आप ऐसा नहीं है कि एक फोन ले आओ, पैक्ड ले आओ, एक खुला ले आओ, वो ठीक है, बट वो आपको फिर ना आपकी वो जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने ये किस पैसों से लिया, क्या पर्पस है, वो सारे जब आपको वो पकड़ेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब आप कस्टम्स को क्लियर करते हो इमिग्रेशन के बाद, तो आपको 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, एक तो ग्रीन चैनल होता है और एक चेक वाला होता है। आप अगर ग्रीन वाले में ऑप्ट करते हो तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर किसी ने पकड़ लिया तो पेनल्टी भी लगेगी। Okay. अगर डिक्लेयर करने वाला कुछ स्टफ है आपके पास में, तो आप उससे जाओ, उसमें जो आपका लेजिटिमेट बनता होगा वो आपसे वही लिया जैसे जाएगा। आपने भी बताया कि वहाँ किसी ने पकड़ लिया पेनल्टी लगेगी, या आप किसी पंगे में फंस गए, आपको आइडिया नहीं था, आपने 2-3 आईफोन ले लिया, फंस गए, तो उस टाइम में फिर कैसे हेल्प लिया जा सकता है, किससे कनेक्ट किया जा सकता है? तो वहां पे कस्टम्स, पहली बात तो आपके पास में कस्टम्स वाले खुद ही आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे, आपका चेकअप होगा पूरा, वो सब देखेंगे। Okay. फिर उसके बाद देखने के बाद आपको बताएंगे कि भी आपके पास में ये जो चीजें हैं ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर आपको कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ेगी। Okay. कस्टम्स ड्यूटी जो होती है वो एक फिक्स परसेंटेज होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। वो उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी उसकी कस्टम्स ड्यूटी, और वो जो कस्टम्स ड्यूटी वो देगा, तो जो वो सोच के लाया था कि यार ये सस्ता पड़ेगा मेरे को, वो उसको उससे डबल ही पड़ेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, क्वांटिटी पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब आप 10 आईफोन लेके नहीं आ सकते, आपको पक्का पकड़ा जाएगा आपके उसमें इमिग्रेशन के बाद। बिल्कुल भी ओपन करके 10 बॉक्स भी ले आओगे तो आपको पकड़ जाओगे। Okay. और पकड़ने के बाद आपको ऑब्वियसली पेनल्टी है, कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं उनके। और आप गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का मैं मतलब एक्सपीरियंस किया था मैंने 2018 में, जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया था, तो पर 10 ग्राम पे मुश्किल से मुश्किल 1800 से 2200 रुपए का फर्क आता है। Okay. कि 1800 से 2200 रुपए यहाँ पे महंगा होगा, वो वहां पे सस्ता होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। उसमें भी क्या, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गोल्ड पहन के घूमते हैं, तो इसलिए लोग क्रेजी हो जाते हैं उन्हें देख के। वहां के लोग पहन के घूमते हैं क्योंकि तो उनका तो ट्रेड ही यही है ना, ऑयल दो सोना लो,
ऑयल दो सोना लो, बिल्कुल तो वो उनके पास तो ऑब्वियसली सोना होना ज्यादा है, है। सोना ज्यादा है, तो वो पहन के घूम सकते हैं, वो है। बट वहां पे घूमना पहन के अलग चीज है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गोल्ड लेकर के आ रहे हो, वो अलग चीज है। आप 2,000-2,200 रुपए के लिए आप कितना रिस्क लेते हो वो आपको खुद समझना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वांटिटी वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से नहीं है, बट हाँ, जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो, जैसे 20 ग्राम से 50 ग्राम के बीच अगर आपने सोना लिया है, तो आपको 3 से 6% के आसपास की कस्टम्स ड्यूटी जो है वो पूरे पे वैल्यू पे करनी देनी पड़ेगी। पड़ती है, और आप फिर आ सकते हो। ऐसे ही अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग कस्टम्स ड्यूटी है, वो चार्जेस हाई होते वो हैं। चार्जेस हाई हो जाते हैं। वो डिसाइड करता है वो इवेल्युएशन के बाद क्या वैल्यू है गोल्ड की, वो सब। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई फर्क है, बट यस वहां पे फर्क है। बट अगर आप ऑर्नामेंट्स, जैसे मोस्टली लोग हनीमून, जो कपल्स होते हैं वो हनीमून के लिए जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो मतलब वो बनवा लिए उन्होंने, ब्रेसलेट्स बनवा लिए, चेन। तो आप जो ऑर्नामेंट्स बनवा के पहन के आ रहे हो, वो अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मैंने लेजिटिमेट पैसे से खरीदा है, लेजिटिमेट पैसे से लाया हूँ, तो ठीक है, अलाउड है। अलाउड है ऑर्नामेंट्स। बट वो ब्रेक्स हो गई, कॉइन्स हो गए, इस पे फिर थोड़ा हाई चेक्स होते हैं। तो ये तो एयरपोर्ट की बात हो गई कि जो कुछ भी हुआ वहां पे क्लियर कर देंगे, अपना आप ड्यूटी पे कर दो ड्यूटी तो पे कर दो। आपको वो जाने देंगे, राइट। एंड अगर कोई किसी गलती से किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस गया, तो वहां पे कैसे इंडिया से कैसे हेल्प लिया जा सकता है, कैसे खुद को सेव किया जा सकता है? देखो, पहली बात तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में पढ़ो, बट बिल्कुल। इन केस अगर आप बहुत ही इनोसेंट हो, आपका केस बोनाफाइड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हिसाब से, बट फिर भी आपको कुछ स्ट्रगल है, तो आप वहां पे आपकी, सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स काम आती है। आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन आप अपने जो इंडियन एम्बेसी के लोग होते हैं, आप वहां पे किसी को फोन करके कांटेक्ट करके बोल सकते हो। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहां पे आप अपना एक कनेक्ट जरूर रखो, कोई कोई नोन पर्सन जरूर होना कि चाहिए, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उससे तो आप help ले उससे सकते हो। क्योंकि आप उस कंट्री में आपका कॉन्फिडेंस जो होता है इन चीजों को फेस करने का, वो वैसे ही आधा हो जाता है। तो आपको कोई एक साथ में चाहिए कि आपका वो मैच कर पाए। बिल्कुल। आप जब इन सब चीजों में बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो आपको कोई चाहिए सपोर्ट, वो रखो। फिर आप एम्बेसी में कांटेक्ट कर सकते हो वहां से कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और मैं तो कहता हूँ कि आपको इन सब चीजों को करने की जरूरत ही नहीं है। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस लेड डाउन है, जो आपको वो कस्टम ऑफिसर्स बोल रहे हैं, आप उसके हिसाब से, आप जो ठीक लगता है, जब रिटर्न में है कि भाई कुछ ऐसा होता है, आप वो करो और फ्री रहो, फालतू चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं रिक्वायर्ड है, बट फिर भी आपको करने को कहा जा रहा है, देन यू इमीडिएटली आस्क देम कि मेरे को कॉल करना है एम्बेसी में, और मेरे जो रिलेटिव है उनको कॉल करना है। देन फिर उनसे वो आप allow आगे करते मांगो, हैं, वो अलाउ करेंगे। उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन क्या है, मतलब अल्टीमेटली तो उसका भी है कि भाई उसकी कंट्री का रेवेन्यू और टैक्स और वो सब जो है वो उसको सिक्योर करना है, उसके लिए उतना ही पर्पस है ना। और हमारा पर्पस है कि हमें उसको क्लियर करके निकलना है। तो इसके बीच में आप एम्बेसी को फोन करोगे तो वो उनसे बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। आप इमीडिएटली अगर कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, मतलब मेरे पास जैसे कस्टम ड्यूटी देने के लिए मान लो $500 नहीं है या $5,000 नहीं है एक्स्ट्रा उस टाइम पे, क्योंकि खर्चा हो चुका होता है, तो आप फिर किसी से हेल्प मांग सकते हो, उनको पे करो आप, फिर फ्री, और फिर सारा प्रोसेस। बट प्रोसेस आप दूसरी कंट्री में पूरा फॉलो करो, बिकॉज आपके पास में रूम नहीं होता है कि आप कोई जुगाड़ लगाओ यहाँ पे किसी जैसे इंडिया में होता है कि नेता को फोन लगा दिया, वो वहां पे नहीं होता। तो आपने डिफरेंट कंट्रीज घूमी, बहुत सारी जगह आपने विजिट करा, तो डिफरेंट कल्चर के फूड एक्सप्लोर करने में कैसा लगता है? देखो, मैं वैसे तो बहुत फूडी हूँ, बट मैं बहुत ट्रेडिशनल फूडी हूँ। मतलब मेरे को कॉन्टिनेंटल, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन जैन टाइप हमारा खाना रहता है, हमारे घर में प्याज और लहसुन भी नहीं बनता है। तो तो आप बाहर भी प्याज लहसुन अवॉइड करते हो? बाहर खाते हैं, हम घर से बाहर खाते हैं, बट मेरे मम्मी और घर पे नहीं खाते, मतलब बिल्कुल भी। तो क्योंकि मैं 2 ट्रिप मम्मी और उनके साथ गया हूँ, तो मैं ये फील कर पाता हूँ कि भाई मेरे को कितना पेन होता है। आप खाली 7 दिन कर्ड राइस में नहीं रह सकते हो, क्योंकि उसी में खाली प्याज नहीं होता है, बाकी सब में प्याज होता है। तो फूड में मैं ज्यादा एक्सप्लोर उस तरीके से, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन मैं खाता नहीं हूँ, मैं प्रेफर भी नहीं करता, मैं कहता भी नहीं किसी को खाए। बट वेजिटेरियन में आप जो वहाँ की लोकल फूड होती है, आपको जरूर ट्राई करो। आप ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहाँ के, ओके। आप
नॉर्मल रेस्टोरेंट का खाना तो आप यहाँ पे किसी 5 स्टार होटल में बोलोगे कि मेरे को थाई खाना चाहिए, वो बन जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रीट फूड जो होता है वो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो हाँ, तो हम जैसे सिंगापुर में फ्रूट्स जो होते हैं या जो कोकोनट वाटर होता है या आपके जो नेचुरल फूड होता है वहाँ का, वो अलग होता है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो वहां पे हम लोगों ने, मेरे को याद है, हमने कोकोनट वाटर लिया था। एक कोकोनट वाटर में मैं और मेरा भाई दोनों का पेट भर गया था। मतलब इतना हैवी था वो, उसमें कम से कम 1.5-2 लीटर कोकोनट वाटर होगा। तो आप वो सारी चीजें एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप स्ट्रीट फूड में जाकर के उनका कुछ भी उटपटांग जो मिलता है वो खा लो, बट नेचुरल फूड आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। वो बहुत डिफरेंट होता है। थाईलैंड की लीची अगर आप खाओगे तो वो बहुत डिफरेंट होती है। आप सिंगापुर का जैसे ये कोकोनट वाटर हो गया, अमरूद हो गया, मतलब फ्रूट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत फ्रेश, बहुत नेचुरल, एकदम ऑर्गेनिक टाइप वाली फीलिंग आती है उनको खा के। वो जरूर खाना चाहिए, मैं जो प्रेफर करता हूँ। बट बाकी ऑब्वियसली लोकल फूड है, अपनी चॉइस है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि बहुत सारे कंट्रीज में विदाउट वीजा भी अलाउ करते हैं या अराइवल पे वीजा मांगते हैं, तो वो कौन सी कंट्रीज है? हाँ, तो जैसे थाईलैंड है तो वीजा ऑन अराइवल है, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। चार्जेस भी होते होंगे? हाँ, तो वैसे तो कोई चार्जेस नहीं है, बट होता क्या है, क्योंकि इतनी भीड़ जाती है तो वहां के जो रिसोर्सेस है उनकी कॉस्ट होती है, इतने लोगों को लगाना पड़ता है, तो उसके लिए वो मिनिमल उस टाइम पे आई थिंक 200-250 थाई बात जो होते हैं उनकी करेंसी है, जो कि यहाँ का 500, 550, 600 हो गया, वो आप दो तो आपको एक्सपीडिशियस प्रोसेस के थ्रू आपको वीजा मिल जाता है। सिंपल है, आपको हमेशा एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड रखना चाहिए अपने पास। 5-7 फोटो रखनी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपके पासपोर्ट की कुछ कलर फोटोकॉपीज होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट आपके साथ लिटरली हैंडी होना चाहिए। आपके टिकट्स, बैक टिकट्स, होटल वाउचर्स, आपका थोड़ा बहुत करेंसी होना चाहिए उसी कंट्री का, तो इसके साथ हो जाता है। बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है वो बहुत स्मूथ प्रोसेस है। मतलब आपको कुछ करने, अच्छा कुछ कंट्रीज में तो आपको ई वीजा भी मिलता है। मतलब आपको कहीं कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे दुबई है, दुबई का आपको ई वीजा का प्रोसेस है। आप खुद ही बैठ के घर पे उनकी वेबसाइट पे या एमएमटी या जो भी ये ट्रैवल एजेंसीज है उनसे आप अप्लाई करो, खुद ही अप्लाई करो, खुद ही वीजा आ जाता है 3 से 4 दिन में। बहुत स्मूथ प्रोसेस है। और बहुत सारी ऐसी एशिया में कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड में है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, दुबई में वीजा ई वीजा का फैसिलिटी है, बहुत सारी, बाकू, अजरबैजान। बिकॉज होता क्या है ना, इंडियंस में, मतलब एक तो इंडियन पॉपुलेशन इतनी है कि 150 करोड़ लोगों में से अगर मान लो आप 10% लोग भी, अगर 15 करोड़ लोग भी घूमने की उस पोजीशन में है, चाहे कहीं पे भी, तो 15 करोड़ तो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती है। मतलब इतना टूरिज्म है, मतलब इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं, तो बहुत फैसिलिटीज मिलती है। मतलब जैसे अभी रिसेंट जो भी ट्रेंडिंग में है वो बाकू अजरबैजान है, तो मेरा हो सकता है नेक्स्ट ट्रिप वहीं पे हो। तो वो भी वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा की फैसिलिटी देते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपका पासपोर्ट, टिकट और व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो अपने पास होना चाहिए। सारी चीज अप टू डेट रहनी चाहिए। सारी चीजें अपडेट रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारी चीजें जानी होगी, मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली आपसे बातचीत के दौरान। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंस से कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। तो मैसेज मेरे 3 हैं, मतलब जो मैं हमेशा से ये प्रेफर करता हूँ कि मैं, अगर कोई मेरी बात सुन के या मेरे पे बिलीव करके अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करे, तो वो ये है, आपका जो सोल है, जिसको हम नियत बोलते हैं, वो बहुत क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि उसका क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आप एक के लिए अच्छा कर रहे हो, एट द सेम टाइम उसके लिए बुरा कर रहे हो कि मैंने तो उसके लिए अच्छा किया हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नियत साफ होने से आपका जो पाथ है आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई कलेश में नहीं पड़ना है, आपको किसी का गलत नहीं करना है, आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। और तो क्लीन सोल जो है वो, जैसे अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था विकी कौशल का, उसने भी यही बोला कि यार ये जो काइंड सोल और जो क्लीन सोल वाली जो चीज है ना, ये बहुत अंडर वैल्यूड है। आज हम इतनी मारामारी में है, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, एक दूसरे को बस लेट करके मैं ऊपर चल जाऊँ, वो बात करो। आपको जितना मिल रहा है, जितना लिखा हुआ है, उतने में आप खुश रहो। आपके पास रिसोर्सेस
किसी के ड्रीम रिसोर्सेस हैं। हम्म, अगर कोई मारुति 800 में घूम रहा है तो कोई साइकिल वाला ये सोच रहा होगा कि यार वो मारुति 800 में घूम रहा है, बिल्कुल। तो और कोई साइकिल में घूम रहा है तो वो जो बैगर है रेड लाइट पे वो सोच रहा होगा इसके पास साइकिल है। जो बैगर है वो दूसरे चौराहे के बैगर से ही सोच रहा होगा कि यार उस बैगर ने आज 500 रुपए कमाए, मैंने कम कमाए। तो ये सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता है, तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो चलो बहुत छोटे एग्जाम्पल थे। आप अंबानी और अदानी में भी देख लो, आज वो टॉप का रिचेस्ट है या इंडिया का एशिया का रिचेस्ट है, आज वो रिचेस्ट है, तो उनके ऊपर भी कंपटीशन चलता रहता है। ये सारे रिसोर्सेस आपको जो मिल रहे हैं मिल गए हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, मतलब चाहे वो किसी भी मीन्स में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सेकंड जो मेरा वो रहता है, ट्रैवल खूब करो। कुछ नहीं लगता, मतलब आप मान के चलो कि एक मनाली के अच्छे ट्रिप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 से 6,000 रुपए चाहिए। ओके। मतलब आपको बहुत अच्छा 1,000 रुपए के आसपास की वॉल्वो की टिकट मिल जाती है आपको ऑफ सीजन में, और 1,000-2,000 रुपए ट्रैवलिंग हो गया, 2,000 रुपए का एकोमोडेशन हो गया, 2,000 रुपए की एक्टिविटीज के खाने की खर्च। अब 6,000 रुपए में बहुत बजट फ्रेंडली एक चीज ट्रैवल कर सकते हो, तो कुछ नहीं लगता। 5,000 रुपया इज नथिंग टुडे। और आप उसके बाद में अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी सोचना है तब भी आपको मिनिमम से मिनिमम 25,000 रुपए अगर आपकी जेब में है तो आप श्रीलंका जा सकते हो। अगेन बुक्ड वेल इन एडवांस, मतलब ऐसा नहीं आपको कल जाना और आज 25,000 की तो फ्लाइट भी नहीं आएगी, तो वो भी हो गया। ट्रैवल मेरे को लगता है कि एक्सप्लोर करना चाहिए। थर्ड जो है, थोड़ा बहुत जो आप कमा रहे हो या जो भी आपको मिलता है, आप किसी की भी भलाई के लिए, वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई आस पड़ोस का लोग हो सकता है, उसको थोड़ा गिव अवे जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हो, इसी दुनिया में हो। अगले साल आप क्या कुत्ता बिल्ली कौन सा जानवर बनोगे पता नहीं, जो आपके कर्म है वो यहीं पे होने, इसी जन्म में होने। तो आपने कुछ अच्छा पाया है तो ट्राई टू शेयर इट विद और हेल्प विद समवन। मैं जानवरों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ इन सब मामलों में, क्योंकि उनकी वॉइस नहीं है। भिखारी भी है, अगर कोई बैगल भी है तो वो बोल के मांग के कुछ करके खा लेगा, बट जानवर नहीं। तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत ज्यादा आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया सारी बातें जानकर सुनकर। तो आप भी इस तरीके से ट्रैवल को एक्सप्लोर कीजिए, खुश रहिए, दूसरों की हेल्प कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं।